चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉज के बारे में। तो चलिए, किरचॉफ लॉ में सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए, इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो क्या कहता है ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स। स्टेटमेंट पे ध्यान देना आपने। एल्जेब्रिक sum of currents algebraic sum of currents meeting at a point meeting at a point in an electrical circuit in an electrical circuit is always zero. चिल्ड्रन, इसको समझने के लिए चलिए हम कोई ऐसी सर्किट लेते हैं जिसमें एक वायर ऐसे आ रही है, एक वायर ऐसे है, एक करंट की वायर ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। चलिए, यहां से I5 करंट बाहर की तरफ जा रहा है, यहां से I1 करंट अंदर की तरफ आ रहा है, यहां से I2 करंट बाहर की तरफ जा रहा है, यहां से I3 करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और यहां से I4 करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट जहां पे ये सारी वायर्स मिल रही हैं सर्किट में, इसको आपने O नाम दे दिया। अब देखिए, आपने इसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में ऐसे समझना कि जो करंट O पॉइंट की तरफ आ रहा है उसको आपने पॉजिटिव लेना। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा I1, राइट चिल्ड्रन। जो करंट यहां से बाहर जा रहा है उसको आपने नेगेटिव में लेना। I2 बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है, -I3। I4 अंदर की तरफ आ रहा है, +I4। I5 बाहर जा रहा है, -I5 = 0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I1 -I2 -I3 +I4 -I5 = 0। तो ये सबसे पहली बात है कि आपने एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0। बिल्कुल इनका जो सम है, इनको सबको जब आपने जोड़ा दैट इज 0। बस इसमें सिर्फ ये बात आपने याद रखनी, जो करंट आपकी तरफ O पॉइंट की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव में, जो बाहर जा रहा है वो आपने नेगेटिव लेना। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ चिल्ड्रन क्या कहता है, चलिए हम सेकंड लॉ को समझते हैं। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसे है। सेकंड लॉ कहता है इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पहले तो चलो स्टेटमेंट को आप समझो। इन एनी closed part of an electrical circuit the algebraic sum of EMFs the algebraic sum of EMFs, right children, is equal to the algebraic sum of is equal to the algebraic sum of the product of resistances of the product of resistances
and currents flowing through them, and currents flowing through them, currents flowing through them। चिल्ड्रन इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं कि सेकंड लॉ क्या कहता है। देखिए मैंने यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। देखो ये आपकी हमारे पास एक यहाँ पे सर्किट है। इस तरह से मैंने एक सर्किट ले ली। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी लगा दी हमने और यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरह से कर दिया और यहाँ पे आपने एक और सेल लगा दिया और ये एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये वाली बैटरी आपकी E1 है और ये वाली बैटरी आपकी E2 है। ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे R1 ले लिया, ये वाला रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे R2 ले लिया, ये वाला रेजिस्टेंस हमने R3 ले लिया और ये वाला रेजिस्टेंस चिल्ड्रन हमने R4 ले लिया, ये वाला रेजिस्टेंस हमने R5 ले लिया। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और देखें इसमें कि हमने इसमें करंट को भी चिल्ड्रन शो करना है। चलिए तो करंट हम कैसे शो करते हैं। देखिए आपके पास सपोज यहां से करंट इस तरफ को आ रहा है I1, ये I1। इस तरफ से इधर को जो करंट जा रहा है वो है I2। इस तरफ को जो करंट जा रहा है वो है I3 और इस तरफ को करंट जो जा रहा है वो है I4 और इस तरफ को जो करंट जा रहा है वो है I5। चिल्ड्रन आपने इनको नाम दे देना। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। इस तरह से मैंने इनको नाम दे दिया। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लोज लूप लेना। मैंने यहाँ पे जो क्लोज लूप है चिल्ड्रन, जो मैंने यहाँ पे क्लोज लूप लिया वो लिया ABCA। ध्यान दो ABCA, ये क्लोज लूप मैंने लिया। अब इस लूप में आप इस तरफ को जा रहे हैं, करंट आपके अपोजिट आ रहा है, आपने इसको पॉजिटिव लेना। तो आपके पास आएगा I1 R1। अब यहां से आप जब इस तरफ को गए तब भी करंट आपके अपोजिट में आ रहा है, आपने पॉजिटिव लेना है इसको। दिस इज I2 R2। आप भी इस तरफ को जा रहे हैं, करंट भी इस तरफ को जा रहा है चिल्ड्रन, जैसे CA, तब आपने ये नेगेटिव लेना I3 R3। और यहां से फिर आप ऊपर को गए, आप गए यहां से ABCA। तो ABCA आप पहुंच गए यहां तक। इक्वल टू आप जहां पे जा रहे हो, जिस रास्ते में आप जा रहे हो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो आपने EMF पॉजिटिव लेना चिल्ड्रन। और जिस रास्ते आप जा रहे हैं अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल छोटे वाला होता है ना नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव होता है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस E2। अब मैं आपको एक्चुअल ये बताता हूँ कि लॉ क्या कहता है। देखिए कहता है इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये भी एल्जेब्रिक सम है, देखो यहाँ प्लस का साइन है, बाद में माइनस हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो आप स्टेटमेंट यहां से भी बना सकते हैं। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम इन एन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। चिल्ड्रन इतनी सी बात है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और लूप ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे जो लूप लिया वो लिया, चलिए ये ले लिया मैंने क्लोज लूप ACDA। तो आप मेरे साथ ट्राई करिए कैसे। देखो आप ऐसे को जा रहे हो, AC में जा रहे हो, करंट अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ आएगा I3 R3। यहाँ भी अपोजिट आ रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पे आ जाएगा I5
R5 प्लस यहाँ भी अपोजिट आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा I4 R4 इक्वल टू, अब इसमें तो एक ही बैटरी आई और उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल उसका पहले है जब आप आए यहाँ पे, तो चिल्ड्रन ये आपका E2 के बराबर हो गया। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चिल्ड्रन इसको थोड़ा और प्रिसाइज तरीके से हम समझें, इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। चलिए मान लिया जाए मेरे पास ये एक ऐसी सर्किट है, ये इस तरह की सर्किट है। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन ये ऐसे है और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे को आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पे एक और बैटरी इसमें लगी है, एक और रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे चिल्ड्रन एक और रेजिस्टेंस लगा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूँ। किरचॉफ लॉ को बेस्ट वे समझने का यही है कि आप एक पर्टिकुलर कोई एग्जांपल सोल्व कर लो। ये वाली बैटरी आपकी 24 वोल्ट है, ये वाली बैटरी जो है आपकी 27 वोल्ट है चिल्ड्रन। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 6 ओम है और उसके नीचे वाला रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से यहां से जो करंट आ रहा है चिल्ड्रन वो I1 है, नीचे को जो करंट आ रहा है, यहां से जो आपका इस तरफ को करंट गया वो हमने लिया यहाँ पे I2 और यहां पे जो नीचे करंट है वो है I3। तो आपसे इस सर्किट में ये पूछ रहा है कि आप फाइंड आउट करो I1, I2, I3, ये तीन चीजें हमने इसमें फाइंड आउट करनी। अब चिल्ड्रन इसको समझना बहुत आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे नाम दिया A B C D E F, ऐसे नाम दे दिया। अब सबसे पहली क्लोज सर्किट मैंने ये वाली ले ली। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे जो सर्किट क्लोज ली वो ली A B C D A, ये A B C D A। अब चिल्ड्रन यहाँ जो आप जैसे आप जा रहे हो, जैसे पहले आप यहाँ से A से B तक गए तो आप अपोजिट में जा रहे हो, तो यहाँ पे आ गया 2I1, ठीक है, यहाँ पे 2I1 आ गया। अब आप इस तरफ को आए, ये भी अपोजिट में आ रहा है करंट, तो प्लस 6I2 आ गया। अब 6I2 आ गया और एक चीज और है इसमें, जब आप यहाँ गए तो ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल पहले था, इक्वल टू हमने यहाँ पे 24 लिख दिया और यहाँ नेगेटिव पहले है तो -27 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी 2I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू -3। चिल्ड्रन इसको आपने नंबर 1 नाम दे देना। अब आप यहाँ पे जो दूसरी सर्किट है उसको हम लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरी सर्किट ली, क्लोज लूप मैंने लिया, यहाँ पे लिया ADEFA। चलिए मैंने लिया ADEFA। तो जब आप इसको ले रहे हैं तो एक बात और देखो, अगर मान लो ऊपर से I1 करंट आ रहा है, I2 यहाँ को चला गया, तो मैं यहाँ पे ना इसको I3 को लिख सकता हूँ I1 माइनस I2, है ना चिल्ड्रन। तो चलो चलते हैं। देखो आप ऐसे को गए, पहले आप A to D गए, नेगेटिव में करंट भी उस तरफ को जा रहा है, तो -6I2 आपके पास आया यहाँ, -6I2 और ये तो अपोजिट में आ रहा है, पॉजिटिव में आएगा 4, यहाँ पे आ गया I1 माइनस I2 इक्वल टू, तो चिल्ड्रन इसमें पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, हमने 27 लिख दिया। इसको भी अगर हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करके आ गया -6I2 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 27। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दो जो इक्वेशंस हैं वो आ गई हैं। दो इक्वेशंस क्या क्या आई, एक इक्वेशन चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आया यहाँ
4i1, देखो 4i1 और -10i2, -10i2 इक्वल टू 27 आ गया आपका यहाँ पे, ये 27 आ गया। और जो दूसरी इक्वेशन आपकी आई थी ये वाली, इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया 4i1 और +12/2 इक्वल टू -6 आ गया यहाँ पे, है ना चिल्ड्रन। तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। ये लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया -22i2 इक्वल टू 33 चिल्ड्रन, है ना। तो आप यहाँ से i2 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आएगा -3/2, है ना। तो आपके पास i1 आ गया -1.5 एम्पियर। i2 की वैल्यू आप किसी एक में भर दो चिल्ड्रन। तो जब हम मान लो सपोज किसी एक इक्वेशन में i2 की वैल्यू भर देते हैं, हमने i2 की वैल्यू यही भर देते हैं। चलो ये आ गया आपके पास 2i1 + 6 -3/2 इज इक्वल टू -3। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके आ गया 2i1 -9 -3, 2i1 इक्वल टू उधर जाके 6 हो जाएगा, i1 आपका 3 आ जाएगा। तो आपके पास, और यहाँ से आप i3 भी चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे i1 आपका 3 है, +3/2 हो जाएगा ये, तो 3 × 6 और 3 9/2, तो दिस इज 4.5 एम्पियर। देखो आपने जितने क्लोज लूप बनते हैं वो सारे बनाने, उसमें से आप 2-3 इक्वेशंस बना लो। एलिमिनेशन मेथड जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है चिल्ड्रन, उनको लगाते जाओ और आप इस तरह से किरचॉफ लॉ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं कि इस टॉपिक को करने के लिए कम से कम थोड़ा अच्छी कैटेगरी के 5 to 6 न्यूमेरिकल जब आप सोल्व कर पाएंगे ऐसी इक्वेशंस बना के, ऐसे क्लोज लूप लेके, सबसे आसान टॉपिक है किरचॉफ लॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके चिल्ड्रन।